दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ड्रग्स जो है वो एक बड़ी समस्या बन रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कों के लिए या दलित लड़कों के लिए, ये बाम हो चुका है। हर घर में जो है वो अब, जैसे एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, उसमें ड्रग्स और शराब का काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। तो उड़ता अहमदाबाद फिल्म आनी चाहिए, ऐसा लगता है जगह जगह हर गली में। गुजरात, बिल्कुल उड़ता गुजरात। आपको इसकी भी मैं माहिती दे दूं, हर महीने होम डिपार्टमेंट को 15 करोड़ रुपए का हफ्ता पहुंचाना पड़ता है पुलिस को। अच्छा, ये शराब और ड्रग्स वाले सब पहुंचाने, तो उधर से आएगा पैसा, किधर से आएगा? जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं वहीं से पैसा है। इसमें बहुत बड़ा नफा है, इसलिए इसके हफ्ते भी बहुत बड़े होते हैं और पुलिस वालों को भी, उनको ऐसा लगता है कि ये करने से हमारे पास में बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। अपने ईमान को बेच करके उसका सौदा वो लोग भी करते हैं। सरकार को जब मैं ये बात करता था तो सरकार इसको भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती थी। उनको ये लगता था कि शायद ये ड्रग्स की बदी सिर्फ मुस्लिम समाज में है। मैंने सरकार को खुल करके मैंने बताया। और नहीं गासू भाई, इसमें यह कहा जा सकता है कि जो शुरुआत हमने जब देखा कि गुजरात में कहीं पर भी आप जाइए तो शुरू में तो यही था। यह हकीकत है कि सबसे ज्यादा जो था वो मुस्लिम और दलित इलाकों में सबसे ज्यादा पहले चलाया गया था इन चीजों को, ताकि मुस्लिम और दलित जो है वो इसी मामले में उलझे रहे, शराब में उलझे रहे, नौजवान ड्रग्स में उलझे रहे। लेकिन अब जो है वो ये अहमदाबाद के काफी पौश इलाकों में पहुंच चुका है। हर कॉलेज पे बिक रहा है। यहाँ तक के जो नामांकित कॉलेज है, एनआईडी ले लो, आप सैप्ट ले लो, आप देखो कि जहाँ ड्रग्स ही बिकता है वहाँ पर, यानी जो बाहर से या जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती है वो माँ बाप समझते हैं कि हमारी बच्ची है वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन वो इस नशा इतना महंगा हो गया है कि उसका भी जो खर्च है वो लोग नहीं पूरा कर सकते। तो वो गलत काम करके भी अपने जिस्म को सौंप कर भी वो ड्रग्स लेने के लिए मजबूर होती है। वो लड़की मजबूर हो रही है गलत काम करने के लिए। और इस बात को मैंने विधानसभा में बहुत खुल करके मैंने उठाया कि ये मत समझो कि किसी एक समाज को। तो ये जहां बात करते हैं लव जिहाद, बेटी बचाओ, तो उससे बेहतर है कि आप ये ड्रग्स के कानून को लाकर आप इस पर पहले काम करें। इसमें आपकी बेटियां ज्यादा बर्बाद हो रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ड्रग्स जो है वो एक बड़ी समस्या बन रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कों के लिए या दलित लड़कों के लिए, ये बाम हो चुका है। हर घर में जो है वो अब, जैसे एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, उसमें ड्रग्स और शराब का काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। तो उड़ता अहमदाबाद फिल्म आनी चाहिए, ऐसा लगता है जगह जगह हर गली में। गुजरात, बिल्कुल उड़ता गुजरात। आपको इसकी भी मैं माहिती दे दूं, इस मुद्दे पे भी मैंने बहुत ही विधानसभा में दिखाव किए थे। ऐसा हुआ कि 3-4 मरतबा मुझे अकेले को सस्पेंड किया गया। अच्छा, सिर्फ इस मुद्दे की वजह से? जब मेरे को लगा कि सरकार इस काम को नहीं करेगी, क्योंकि बड़ा पैसा पहुंचता है ऊपर लेवल तक, कुछ ऐसा ये मामला ये है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन, लोग बताते हैं कि भाई हर महीने होम डिपार्टमेंट को 15 करोड़ रुपए का हफ्ता पहुंचाना पड़ता है पुलिस को। अच्छा, ये शराब और ड्रग्स वाले सब पहुंचाने, तो उधर से आएगा पैसा, किधर से आएगा? जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं वहीं से पैसा आएगा। बिल्कुल। तो ये पैसा, तो उस वक्त में मैंने गुजरात हाई कोर्ट में पर्सनली मेरा वकील लग के 1.5 लाख रुपए की फी मैंने दी थी। उस वक्त में ऐसा था कि एमडी ड्रग्स में आप सुबह में अगर आपको पकड़ा है, शाम को आपका जामीन हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त में हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की, पीआईएल की, और हाई कोर्ट उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर दिया कि जो एनडीपीएस एक्ट है वो अब एमडी ड्रग्स पे लागू होगा। एक्ट था लेकिन इस पर लागू नहीं, इस चीज पर लागू नहीं था। तो पहली मर्तबा पकड़े जाने पे 20 साल की सजा और दूसरी मर्तबा पे फांसी की सजा। क्या हुआ इसमें? एक कारोबारी लोग पकड़ा, इसका बिजनेस को समझ में आता है। बीच में कुछ ऐसी खबर आई थी कि पुलिस के लोग खुद इसमें शामिल थे और पकड़ाए थे, माल के साथ में, एमडी के साथ में, शराब के साथ में। इसमें बहुत बड़ा नफा है, इसलिए इसके हफ्ते भी बहुत बड़े होते हैं और पुलिस वालों को भी, उनको ऐसा लगता है कि ये करने से हमारे पास में बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। अपने ईमान को बेच करके उसका सौदा वो लोग भी करते हैं। वो इंसिडेंस भी बना था। बिल्कुल आपकी बात सही है। सरकार को जब मैं ये बात करता था तो सरकार इसको भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती थी। उनको ये लगता था कि शायद ये ड्रग्स की बदी सिर्फ मुस्लिम समाज में है। मैंने सरकार को खुल करके मैंने बताया। और नहीं गासू भाई, इसमें यह कहा जा सकता है कि जो शुरुआत हमने जब देखा कि गुजरात में कहीं पर भी आप जाइए तो शुरू में तो यही था
कि जो क्योंकि ये पुलिस की मर्जी के बिना तो कुछ चल नहीं सकता, सरकार के रहमो करम और पुलिस के रहमो करम पर ये तमाम चीज़ें चली है, ड्रग्स और शराब की। ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा जो था वो मुस्लिम और दलित इलाकों में सबसे ज़्यादा पहले चलाया गया था इन चीज़ों को, ताकि मुस्लिम और दलित जो हैं वो इसी मामले में उलझे रहें, शराब में उलझे रहें, नौजवान ड्रग्स में उलझे रहें, दूसरे किसी मुद्दे की वो बात ही ना कर पाएं। लेकिन अब जो है वो ये अहमदाबाद के काफ़ी पौश इलाकों में पहुंच चुका है। हर कॉलेज पे बिक रहा है, यहाँ तक कि जो नामांकित कॉलेज है, एनआईडी ले लो आप सैप ले लो, आप देखो कि जहाँ ड्रग्स ही बिकता है वहाँ पर यानी जो बाहर से या जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती है वो माँ बाप समझते हैं कि हमारी बच्ची है वहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन वो इस नशा इतना महंगा हो गया है कि उसका भी जो खर्च है वो लोग नहीं पूरा कर सकते, तो वो गलत काम करके भी अपने जिस्म को सौंप कर भी वो ड्रग्स लेने के लिए मजबूर होती है। वो लड़की मजबूर हो रही है गलत काम करने के लिए। और इस बात को मैंने विधानसभा में बहुत खुलकर के मैंने उठाया कि ये मत समझो कि किसी एक समाज को तो ये जहां बात करते हैं लव जिहाद बेटी बचाओ, तो उससे बेहतर है कि आप ये ड्रग्स के कानून को लाकर आप इस पर पहले काम करें। इसमें आपकी बेटियां ज्यादा बर्बाद हो रही हैं इसमें। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे पैसा मिलने की वजह से सरकार कायदे बनाने में, गुजरात सरकार बहुत ही माहिर है, लेकिन उस पर अमल करना ये बिल्कुल। परसों भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरी और होम मिनिस्टर के बीच में जो थी बहस हुई, शाब्दिक युद्ध हुआ। मैंने उस वक्त में भी वो गुजकोक के जो कायदा की बात थी कि सवाल ये था कि गुजकोक में अभी तक कितने लोगों को धरपकड़ की गई, तो वो मंत्री ने जो थे उन्होंने जवाब दिया कि 2 गैंग की इसमें धरपकड़ की गई है, लेकिन एक गैंग का उन्होंने नाम गिनाया क्योंकि वो मुसलमान थे। अच्छा। दूसरे गैंग का उन्होंने नाम नहीं बताया क्योंकि वो हिंदू थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने फिर उसके साथ में ये भी कहा कि गुजकोक का जो कायदा जो था वो यूपीए सरकार ने 10 साल तक रोके रखा, इसलिए रोके रखा कि लघुमती समाज का तुष्टीकरण कर सके और लघुमती समाज के लोगों को परेशानी ना हो। उस वक्त में उनका कड़ा ऑब्जेक्शन लेते हुए मैंने खड़े होकर के उनसे कहा कि गुनहगारों का कोई मजहब नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, गुनहगार गुनहगार है, गुनहगार के सामने कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि वो धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। गुनहगार चाहे कोई भी हो, कोई अक्सर देखते हैं कि ऐसे जितने भी काले कानून आते हैं उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो मुसलमानों के खिलाफ ही किया जाता है, मुसलमानों के। और इसका भी मौजूद आज ही का मामला है आसू भाई के, जो सिमी के साथ में तार जोड़कर उनको बता दिया गया कि सिमी के साथ में मिले हुए लोग हैं 127 लोग जो थे जिन्हें सिमी के साथ में जोड़कर दिखाया गया, उनको आरोपी बनाया गया, उनको सलाखों के पीछे डाला गया। हालांकि बाद में उनको भले जमानत मिल गई, लेकिन तकरीबन 20 साल बाद आज उन्हें इंसाफ मिला है कि सिमी से कोई कांटेक्ट उनका नहीं था, कोई तार उनके जुड़े हुए नहीं थे। हजारों लोग इसी तरह जेलों में भरे पड़े हैं। आप देखो जिन लोगों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, बंधारण को बचाने की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज वो सीएए हो एनआरसी हो, ऐसे लोगों को भी उठा करके वो लोगों ने इसमें जेलों में बंद किया। जबकि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने दंगा दिल्ली में भड़काया, दंगा करवाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उसके खिलाफ जो लोग एक बंधारण की रक्षा के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग देश के आईन को बचाने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों के सामने ये काम हुआ। ये फासिस्ट सरकार है, ये फासिस्ट लोग हैं। जैसे अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कोई साधु संत है उत्तर प्रदेश के, वो काफ़ी बयान दे रहे हैं कि देवबंद जो है वो आतंकवाद का गढ़ है, ये लोग जिहाद करते हैं और शरीर का जो अंग खराब उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए, तो जिहाद के खिलाफ ऐसे ही लड़ना चाहिए सरकार को, हिंदुओं को। इस तरह का भाषण एक काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया में। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई अभी तक, लेकिन अगर वो साधु संत की जगह कोई मौलाना होते या दाढ़ी टोपी वाले होते या कोई मुसलमान होता तो शायद अभी तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। ये सब कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। ये हमेशा लोगों के अंदर विभाजन बना रहे। इनके 2 मुंह की बातें होती है। पूरे जो इनके गुर्गे हैं, इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं, वो ऐसी बातों को जहर फैलाने का काम करते हैं, और उस इतना होने के बाद भी प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री उनको कभी भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ तक नहीं करता, ना कभी उनको डांट पड़ती है। यानी एक तरफ से लोगों को आईना बताया जाए कि हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, कोई इनको पता है कि यही एजेंडा ऐसा है और यही अफीम ऐसा है कि जिसके नशे में लोग जो भक्त बने फिर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग ना महंगाई देख रहे हैं, ना बेकारी देख रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर के करीब पहुंच गया, गैस सिलेंडर आज 850 के करीब पहुंच गया।
आप देखो मूंगफली का तेल 2500 रुपये तक के वो पहुंच चुका बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहीं पर भी ध्यान इस पर नहीं है। उसकी वजह एक ही है कि एक तरफ से विकास की बात को करना और एक तरफ से जो है इस तरीके से हिंदुत्व के जो एजेंडा है, जो जज्बाती जो जुनूनी लोग हैं उनके भावनाओं को भड़का के रखना, ये सरकार की महारत हासिल हो मैंने गई बस लोगों को उलझा कर रखो हिंदू सरकार मुसलमानों के को, अंदर। इनको हिंदू मुस्लिम में इनको उलझा कर ही इनको रखना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज